नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में मैं क्लास 11th और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट है, वित्तीय विवरण, जिसे हम साधारण भाषा में अंतिम लेखे कहते हैं, जो वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। और इसके पूर्व मेरा एक वीडियो आया है जिसमें मैंने आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना, निर्माणी लेखा बनाना सिखाया। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को व्यापार लेखा एवं लाभ हानि लेखा, ट्रेडिंग अकाउंट एवं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस प्रकार से बनाते हैं मैं वो बताने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम साधारण व्यापारी और एक मैन्युफैक्चरर्स होता है। मैन्युफैक्चरर्स होता है, निर्माता होता है। तो उसके पास स्टॉक 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ओपनिंग स्टॉक में क्या होता है? रॉ मटेरियल, अनफर्निश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। और आपका क्लोजिंग स्टॉक में भी सेम होता है। लेकिन साधारण व्यापारी होता है तो केवल उसके पास तैयार माल का ओपनिंग स्टॉक होता है और तैयार माल का क्लोजिंग स्टॉक होता है। और अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, जो दोनों में से कम होता है, उसमें उसकी कॉस्टिंग की जाती है, उसका उसमें मूल्यांकन किया जाता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि एक साधारण व्यापारी अपने पास जो व्यापार लेखा बनाता है तो किस प्रकार बनाता है और क्या क्या आइटम्स लिखता है। तो सर्वप्रथम उसका पहला आइटम आता है प्रारंभिक रहतिया या स्कंद, जिसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो मान लीजिए एक व्यापारी है, उसके पास पहले से 20,000 रुपए का माल ऑलरेडी उसके पास है। इतने से तो काम होगा नहीं, तो इस साल क्या करेगा? वो परचेस करेगा, क्रय करेगा। तो मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए का माल क्रय किया, तो इस 1 लाख रुपए में सर्वप्रथम परचेज रिटर्न, क्रय वापसी, जो हमने ऑर्डर दिए थे, जैसा माल का ऑर्डर दिए थे वैसा माल नहीं था, तो उस माल को हम क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 10,000 रुपए का माल वापस कर दिए, तो एक्चुअल में 90,000 रुपए का माल हमने क्रय किए। अब इनमें से अगर व्यापारी ने स्वयं के उपयोग के लिए, जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, आहरण कहते हैं, आहरण गुड्स का ड्राइंग्स, अगर वो गुड्स का ड्राइंग करता है, माल का निकालता है व्यापार से, अपने स्वयं के व्यापार के लिए अगर माल निकालता है, गुड्स निकालता है, तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 5,000 का माल वो अपने स्वयं के उपयोग के लिए दुकान से या निकाल लिया है, तो एक्चुअल में उसके पास कितना बचा है? 85,000। इसके अलावा अगर उसने किसी को नमूने के रूप में, अगर विज्ञापन के रूप में, नमूने के रूप में सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो सैंपल के रूप में अगर बांटता है माल, बड़ा व्यापारी होता है, थोक व्यापारी होते हैं, निर्माता होते हैं, तो विज्ञापन के लिए अपने माल में से कुछ माल वो क्या करते हैं? नमूने के रूप में बांट देते हैं। तो कितना बच गया? 80,000। और अगर वो दान में देता है, दान या चैरिटी, गिव टू चैरिटी, माल का दान देना, तो अगर वो माल का दान देता है तो भी उसको हम यहां क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और इसके अतिरिक्त अगर माल का चोरी होना या अग्नि से नष्ट होना, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थीव्स, अगर इनमें से भी अगर आपका कोई माल हमारे पास से चोरी चला जाता है या आग लग जाता है, अग्नि से नाश हो जाता है, तो उसको भी अपन यहाँ क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इस प्रकार से एक्चुअल में माल को बेचने के लिए कितना रखा है? 70,000 रुपए। तो इसमें से सबसे पहले आपका क्या कट जाएगा? परचेज रिटर्न दिया होगा तो माइनस कर देंगे। अगर स्वयं के उपयोग के लिए माल का आहरण कर लेता है तो माल को माइनस कर देंगे।
और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, नमूने के रूप में अगर माल का वितरण करता है तो उसको भी हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसके अलावा अगर वो चैरिटी में, ये आपको दान में अगर माल का दान देता है तो माल के दान को भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। या अगर गोडाउन में आग लग गई या गोडाउन से हमारे व्यापार से माल का चोरी हो गया तो उसको भी अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस है। अगर ये दिया होगा तभी करेंगे, अन्यथा आपको इसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके पश्चात हमारा आता है कि इस माल को लाने, खरीदने और विक्रय योग्य बनाने में क्या क्या खर्चे किए गए हैं, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। माल को खरीदने, लाने और विक्रय योग्य बनाने में किए जाने वाले खर्चे। तो इनमें हमारे प्रमुख प्रमुख खर्चे होते हैं। सबसे पहले आपको माल को क्या करना पड़ेगा, जहां से खरीदे हो वहां से लेकर के अपने गोडाउन तक माल को पहुंचाना होगा। तो सबसे पहले आएगा क्रय पर भाड़ा, जिसको कहा जाता है कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन परचेज या कैरीज इन वर्ड। दूसरा हमारा खर्चा आता है, आपने माल को वहां से लाए हो, अगर आप विदेश से मंगाते हो या किसी अन्य स्थान से मंगाते हो तो आपको, अगर मान लीजिए आपने विदेश से मंगाया तो आपको जहाजी भाड़ा आएगा, बाहर स्टेट से मंगाया हो तो आपको ट्रेन से मंगाया हो तो ट्रेन चार्जेस आएगा, ट्रक से मंगाया तो ट्रक, सब किस में आ जाता है, क्रय पर भाड़ा में आ जाता है, कैरीज ऑन परचेज की श्रेणी में आ जाता है। अब माल आपके पास आ गया है, जैसे ही आप माल बाहर से मंगाते हैं तो आपको कुछ टैक्स लग जाते हैं, तो हमको कर लग जाता है। अगर विदेश से मंगाएंगे तो हमको आयात कर लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा, आयात कर। और अगर आप क्या कर, अगर अन्य राज्य से मंगाते हैं तो आपको क्या लगता है, ऑक्ट्रॉय या चुंगी लगता है, ऑक्ट्रॉय चुंगी कर। तो इस तरह से अगर आप बाहर से माल आएगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब माल आपने ला ली हो, अब ला ली है तो बड़ी मात्रा में माल आया है तो आपको रखने के लिए क्या चाहिए, गोडाउन चाहिए। तो आपको क्या लगेगा, गोडाउन का किराया लगेगा, गोदाम का, गोडाउन रेंट, गोडाउन का किराया या गोडाउन का रेंट। जैसे मान लो हमको क्रय पर भाड़ा लग गया था 10,000 रुपए, टैक्स लग गया था हमको कितना, 5,000 रुपए, और गोडाउन का हमारा किराया लग गया हमको 5,000 रुपए। क्या आपने माल को गोडाउन में रखने के लिए मंगाए हो, नहीं, हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, विक्रय योग्य बनाने के लिए लगाए। तो अगर हमारे पास ऐसा स्थान जहां पर कच्चे माल को अन्य रूप में परिवर्तित करते हैं, अगर आपके पास स्थान है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या लेना पड़ता है, किराए पे लेना पड़ेगा। तो जिसको हम कहते हैं कारखाने का किराया, कारखाना या वर्कशॉप या इसको फैक्ट्री कहते हैं, कारखाने का किराया। अगर आपने कारखाना लिए है तो, अगर आपके पास स्वयं का है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। अब कारखाने में हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे या विक्रय योग्य माल को बनाएंगे। तो क्या हम खुद करेंगे क्या, नहीं, हमको उसके लिए क्या लगेगा, मजदूर लगेंगे, वर्कर लगेंगे। तो जिसको हम क्या कहते हैं, मजदूरी, वेजेस। तो सबसे ज्यादा खर्चा हमको इसी में करना पड़ता है, वर्करों को वेजेस के रूप में मजदूरी हमको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। अब कई सारा काम हमारा क्या होता है, मशीन के माध्यम से होता है। तो क्या मशीन अपने आप चलती है क्या, नहीं, इसके लिए हमको क्या लगता है, कहीं डीजल लगता है, कहीं पेट्रोल लगता है, तो कहीं पावर लगता है। तो जिसको कहा जाता है ईंधन व शक्ति, ईंधन व शक्ति, फ्यूल एंड पावर। अब इसके अलावा हमको जब से हम मैन्युफैक्चरिंग करने जाते हैं तो छोटे मोटे हमको कई सारे खर्चे लग जाएंगे। तो जिसको यहाँ पे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या निर्माणी व्यय कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरह से यहाँ पे मुख्य रूप से हमारे क्या लिखे जाते हैं, ऐसे खर्चे
जो माल को खरीदने, लाने और विक्रय योग्य बनाने में किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। इसमें मुख्य आ जाता है आपका कैरीज इनवर्ड, क्रय पर, जिसको हम क्रय पर भाड़ा भी कहते हैं, आगत गाड़ी भाड़ा भी कहते हैं, जिसमें हमारे जो भी हमारा ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस वो आ जाता है। बाहर से आता है तो वो कुछ टैक्स लग जाता है, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी लग जाता है, कस्टम ड्यूटी लगता है, ऑक्ट्राय लगता है, तो खुद उत्पादन कर रहे हो तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा। और कभी कभी हम क्या माल को खरीदते हैं तो हमको एजेंट के माध्यम से खरीदते हैं तो हमको क्रय पर कमीशन भी लग जाता है। और उसके पश्चात माल को हमने ला लिए हैं तो रखने के लिए प्लेस चाहिए, तो गोडाउन होगा तो गोडाउन का किराया लगेगा। कई बार माल हमारा विक्रय योग्य नहीं रहता है तो उसको विक्रय योग्य बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? वर्कशॉप में उसको काम करवाना पड़ता है, तो वर्कशॉप का किराया लग जाएगा। और ये सब कार्य कौन करेंगे? हमारे वर्कर करेंगे, तो वर्करों को हमको क्या देना पड़ता है? मजदूरी देनी पड़ती है। और कई सारा काम हमारा किसके माध्यम से होगा? मशीन के माध्यम से होगा। तो मशीन को चलने के लिए हमको क्या लगता है? ईंधन व शक्ति लगता है, जिसमें डीजल, पेट्रोल, ऑयल्स आ जाते हैं। और छोटे मोटे जो खर्च आ जाएंगे तो उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जो व्यापार लेखे के डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। अब उसके बाद हम क्रेडिट साइड में आएंगे। तो क्रेडिट साइड में पहला आइटम आता है विक्रय, चाहे आप नगद बेचो चाहे उधार बेचो, सेल्स। तो हमने मान लीजिए कैश सेल किए हैं, हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए का हमने नगद माल बेचे हैं और 50,000 रुपए का हमने उधार माल बेचे हैं, तो कुल मिलाकर के हमारा 1.5 लाख रुपए हो गया, 1,50,000। अब इसमें से विक्रय वापसी, अगर कस्टमर को माल पसंद नहीं आया है, जिसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, विक्रय वापसी, या इसको हम कैरीज, हम इसको क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। तो इस तरह से सेल्स रिटर्न, मान लीजिए 10,000 रुपए का माल कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर ने हमको वापस कर दिया, इसका मतलब आपने 1,40,000 रुपए का माल आपने क्या किए हो? बेचे हो। अब उसके पश्चात हम देखते हैं हमारे पास वर्ष के अंत में तैयार माल कितना बच गया है, जिसको कहा जाता है अंतिम स्कंद, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास जितना माल बच गया है गोडाउन में, तो हमारे पास 50,000 का या हमारे पास 60,000 का माल हमारे गोडाउन में बचा हुआ है। तो इस तरह से क्रेडिट साइड में मुख्यतः 2 ही आइटम आते हैं, एक विक्रय आता है और एक अंतिम स्टॉक। इसके अलावा 1-2 आइटम आते हैं, जिसमें हमारा एक आ जाता है आपका, अगर एजेंट के माध्यम से अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रेषण पर विक्रय, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे कंसाइनमेंट सेल, कंसाइनमेंट सेल्स। अगर आप एजेंट के माध्यम से माल एजेंट को भेजे हो बेचने के लिए, और इसको लिखा जाता है कॉस्ट प्राइस पे, लागत मूल्य पे होगा तो। और इसी प्रकार एक हमारा आता है, अगर आपने ग्राहक को विक्रय वापसी की शर्त पे माल बेचे हो कि माल लेके जाइए, पसंद आएगा तो रख लीजिएगा, अन्यथा वापस कर दीजिएगा, जिसको विक्रय वापसी की शर्त पे विक्रय बोलते हैं। विक्रय वापसी की शर्त पर विक्रय, ये भी किस पे लिखा जाता है? लागत पर लिखा जाता है, कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाता है कि अगर आपने ग्राहक को बोले माल लेके चले जाइए, पसंद आएगा तो रख लीजिएगा, अन्यथा वापस कर दीजिएगा, लेकिन ग्राहक ने हमको वापस नहीं किया है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा माल किसके पास रखा हुआ है? ग्राहक के पास रखा हुआ है। अगर विक्रय बोल देगा तो हम सेल में शामिल कर दें। तो ये कई बार हमारे फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस में हमारे आते हैं, 11वीं के प्रश्न में इसकी संख्या कम है। तो आपके मेन आइटम हमारा विक्रय और क्लोजिंग स्टॉक हर सवाल में रहेंगे। फिर उसके पश्चात हम इन दोनों का क्या निकाल देंगे? अंतर निकालेंगे। दोनों साइड का हम अंतर निकालेंगे। तो मान लीजिए इधर का 2 लाख रुपए आया है और डेबिट साइड का हम टोटल करते हैं तो मुख्य 20,000, 70, 90,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,45,000। तो डेबिट का टोटल कितना आया? 1,45,000 आया है। और क्रेडिट का टोटल कितना है? 2 लाख आया है।
तो 2 लाख में से 1,45,000 घटाओगे तो 55,000 आएगा। तो जो 55,000 अंतर की राशि आ रही है, उस 55,000 को यहां पर क्या कहा जाता है? सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहा जाता है इसको? सकल लाभ कहा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ जाएगा, अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, सेल प्राइस कम होती है, तो क्रेडिट में आएगा, तो इसको कहा जाता है सकल हानि, ग्रॉस लॉस। तो डेबिट पक्ष में अंतर आएगा तो उसको क्या कहा जाता है? सकल लाभ। और क्रेडिट साइड में अंतर आता है तो इसको क्या कहा जाता है? सकल हानि, ग्रॉस लॉस कहा जाता है। और डेबिट में आता है तो क्या कहा जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह से हमारा क्या बनता है? ये व्यापार लेखा साधारण व्यापारी बनाता है और निर्माता भी बनाता है। तो निर्माता बनाएगा तो उसके बाद एक एक्स्ट्रा आइटम आ जाएगा कि अगर उसने कोई उत्पादन किया होगा तो यहां पे उसका क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन कास्ट आ जाएगा। उत्पादन, प्रोडक्शन कास्ट। कब? अगर वो कौन होगा? निर्माता होगा। तो निर्माता होगा तो उसका एक आइटम एक्स्ट्रा डेबिट में आ जाता है। क्या आएगा आपका? उत्पादन लेखा। इस साल अपने फैक्ट्री में उसने कितना माल बनाया है, और तैयार माल मार्केट से खरीदेगा तो ये सब आइटम्स आएंगे और बाकी सभी आइटम्स आएंगे। केवल एक आइटम और आ जाता है एक्स्ट्रा, उत्पादन लागत। तो बच्चों ये क्या था? आपका व्यापार लेखा था। अब व्यापार लेखा बनने के बाद हमारा सेकंड अकाउंट बनता है, लाभ हानि लेखा बनता है। तो लाभ हानि लेखे में सर्वप्रथम हमको ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ है उसको हमको ट्रांसफर करके लाना पड़ेगा। सकल लाभ ये कहां से लाएंगे? व्यापार खाते से। और जैसे मान लीजिए आप 55,000 आया था तो यहाँ 55,000 आएगा। और डेबिट में अगर लॉस आया होता तो सबसे पहला आइटम यहाँ पे सकल ग्रॉस लॉस लिखते, सकल हानि कितना आपका जो भी अगर आया होता तो इसको भी कहां से लाते अपन? व्यापार खाते से ट्रांसफर करते हैं। उसके पश्चात जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय है, अप्रत्यक्ष व्यय जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में आ जाते हैं अप्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, इनडायरेक्ट इनकम। अब हम समझे पहले कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स क्या है, या प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय क्या है। तो प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय से तात्पर्य होता है ऐसे खर्चे जिनका उत्पादन से, क्रय करने से, लाने से और विक्रय योग्य बनाने से कोई संबंध नहीं होता है। अर्थात ऐसे खर्चे जो माल को शोकेस में, शोरूम में रखने से लेकर के कस्टमर के उपयोग करने तक, कंज्यूमर के उपयोग करने तक जो भी खर्चे आते हैं, उन सब खर्चों को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अप्रत्यक्ष आय होती है। हर व्यापारी का अपना एक प्रोडक्ट होता है जिसका वो बिजनेस करता है, और उस प्रोडक्ट को बेचने से उसको जो भी इनकम होती है, उस इनकम को अपन कहां लेते हैं? सेल में ले लेते हैं। और उसके अलावा जैसे कपड़ा व्यापारी है तो कपड़े को बेचने से जो भी इनकम हो रही है वो सब सेल में आ गया है। कपड़े को बेचने के अलावा उसको अगर कहीं से भी अतिरिक्त कोई भी इनकम मिलती है तो उन सब अतिरिक्त इनकम को अपन क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अप्रत्यक्ष आय में क्या आ सकता है? आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था तो आपने बैंक में रख दिए, तो वहां से क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो प्राप्त ब्याज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्राप्त कमीशन। आपके किसी व्यापारी ने कहा भाई मेरे माल बिकवा दो या सामान बिकवा दो, मैं आपको कमीशन दूंगा, तो प्राप्त कमीशन, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव। उसी प्रकार आपको प्राप्त एक्स्ट्रा रूम था, आपने उसको किराए पर उठा दिए तो रेंट रिसीव। और
प्राप्त भट्टा, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। इसके अलावा माना जाता है आपका, अगर विनियोग से आए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, विनियोग से आए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आप कहीं पैसा लगाते हो तो वहां से आपको क्या मिलता है? लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है। किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे तो डिविडेंड मिलेगा। अगर कहीं पे आप पैसा लगाते हो तो आपको क्या मिल सकता है? ब्याज मिल सकता है, इंटरेस्ट। तो इनमें से कोई भी आपकी इनकम होती है तो वो सब इनकम वाली क्या कहलाती है? आपकी, सब में बाई लिखा जाता है ना, ऊपर में बाई लिख दिए। तो सब हमारी क्या है? ये अतिरिक्त इनकम है, एडिशनल इनकम है। इसके अलावा अगर आपको डूबा हुआ पैसा अगर वापस मिल जाता है तो जिसको अपन डूबत ऋण संचय कहते हैं, बैड डेब्ट रिकवरी भी कहा जाता है, रिजर्व भी कहा जाता है। तो ये सब हमारी इनकम किससे रिलेटेड थी? अन्य आय थी। व्यापार के हमारे मेन प्रोडक्ट को बेचने के अलावा हमको जो भी इनकम होगी उसको कहां लिखा जाता है? क्रेडिट में। और हमारे व्यापार के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है तो डेबिट में लिखते हैं। और इन एक्सपेंडिचर को हमने 5 शीर्षकों में बांट दिए हैं। पहला, कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय, जिसको हम कहेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मतलब किसी भी कार्यालय में होने वाले खर्चे। तो कार्यालय में मुख्य हमारे खर्चे क्या हो सकते हैं? तो कार्यालय में हमारा मुख्य खर्चा होता है कि आपको क्या देना पड़ सकता है? कार्यालय का किराया, रेंट, टैक्स, कर, इंश्योरेंस, बीमा। इसके अलावा आपको स्टेशनरी और मुद्रण, और स्टेशनरी व मुद्रण, स्टेशनरी व प्रिंटिंग। इसके अलावा आपको क्या लगेगा? वहां इलेक्ट्रिक जल रही है तो बिजली बिल, इलेक्ट्रिक चार्जेस। आपको टेलीफोन लगेगा, टेलीफोन बिल, लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी व्यय, लीगल एक्सपेंसेस। अगर आप सीए से पूरे अकाउंट को चेक कराते हो तो उनको आप क्या रखता है? अंकेक्षण शुल्क, ऑडिट चार्जेस, ऑडिटिंग चार्जेस। तो ये सब हमारे किससे खर्चे थे? किसी भी ऑफिस में होने वाले खर्चे थे। जो इनमें से कोई भी खर्चे आएंगे इसके डेबिट में लिखा जाएगा। दूसरा हमारा हेड होता है विक्रय तथा वितरण व्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। किसी भी वस्तु को बेचने और ग्राहक के हाथ में पहुंचाने तक आप क्या क्या खर्चे करते हो? तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? विज्ञापन करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा आपको सेल्स एजेंट रखने पड़ेंगे, विक्रय प्रतिनिधि, जिसको हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इनका वेतन भत्ता, इनका वेतन, किराया, इनका वेतन लेते हैं, ये टीएडीए लेते हैं, आने जाने का खर्चा। और ये जब माल का आदेश लाते हैं तो उनको माल को क्या करना पड़ेगा? पैकिंग करना पड़ेगा, पैकेजिंग चार्जेस। और माल का पैकिंग करके हमको ग्राहकों के दुकान तक भेजना पड़ेगा, तो जिसको हम कहते हैं जावक गाड़ी भाड़ा। जावक गाड़ी भाड़ा कैरीज आउटवर्ड या विक्रय पर भाड़ा भी बोलते हैं। और इसके अलावा अगर आपने वारंटी की सुविधा दिए हुए हो तो अब सब आदि आपका आ जाएगा, मरम्मत आदि का की सुविधा दिए हुए हो, वारंटी की सुविधा दिए हो, सर्विस की सुविधा दिए हो, तो सब आ जाएंगे। तो ये किससे संबंधित थे? किसी वस्तु को विक्रय करने और ग्राहक के हाथ में पहुंचाने तक। अब उसके पश्चात हमारा आता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, वित्तीय व्यय।
वित्तीय व्यय, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो किसी भी व्यापार को चलाने के लिए हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उससे संबंधित खर्च हमारा आता है। किसमें आता है? पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैंक ऋण पर ब्याज, बैंक ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, अधिविकर्ष पर ब्याज, बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल लियो, अधिविकर्ष पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आप सर्विस ले रहे हो, बैंक चार्जेस, बैंक व्यय, कंज्यूमर से जल्दी पैसा लेने के लिए उसको क्या दे रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो, बट्टा दिया, डिस्काउंट अलाउड। और अगर कई बार हमारे कस्टमर पैसा डुबा देते हैं, बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण, तो ये सब हमारे किससे रिलेटेड थे? आपके फाइनेंस से रिलेटेड थे। ठीक उसी प्रकार हमारे पास क्या होती है? कुछ स्थायी संपत्तियां होती है, जिसमें हमारा है फर्नीचर है, मशीन है, प्लांट है, भवन है। तो इनका भी हम कंटिन्यूस अगर यूज करते हैं तो इसके यूज करने से उसके मूल्य में क्या होती है? कमी हो जाती है। तो ऐसे खर्चों को हम यहां कहते हैं मरम्मत व अनुरक्षण, मरम्मत व अनुरक्षण व्यय, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो इसमें मुख्य आता है आपका डेप्रिसिएशन आता है, जो प्लांट एंड मशीन का लगाते हैं अपन, मूल्यह्रास, बीच बीच में अगर टूट फूट होता है तो मरम्मत लगता है, रिपेयरिंग होती लगती है, रिपेयर्स। और अनुरक्षण व्यय, देख रेख में जो हमारे खर्चे होते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस। तो ये हमारे किससे संबंधित है? हमारे व्यापार में जितनी भी स्थायी संपत्तियां उपयोग हो रही है, उन स्थायी संपत्तियों पे होने वाले खर्चे होते हैं। और इसके अलावा अगर हमारा कुछ छूट जाते हैं तो अन्य में आ जाएंगे। तो अन्य में, अदर में हमारा आ जाता है माल का चोरी हो जाना, माल का अग्नि से नष्ट हो जाना। अगर आपने कस्टमर में स्वल्पाहार आदि पे, रिफ्रेशमेंट पे खर्च कर दिए हो, स्वल्पाहार या दान दे दिए हो, या चोरी हो गया है, तो ये सब अतिरिक्त में आ जाते हैं। और उसके पश्चात हमने क्रेडिट में सब इनकम लिख चुके हैं, और इन दोनों का फिर अंतर निकाला जाता है। तो अगर हमारा डेबिट साइड का अंतर आता है तो उसको यहां पे शुद्ध लाभ बोलते हैं, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड में अगर हमारा कम आता है तो उसको कहा जाता है यहां पे नेट लॉस, शुद्ध हानि। तो इस तरह से आपको व्यापार लेखा बताता है कि व्यापारी को ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, और लाभ हानि लेखा बना करके हम क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। तो आपको ये शीर्षक याद रखना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑफिस से रिलेटेड सभी खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो ऑफिस से रिलेटेड क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु को बेचने के पूर्व और ग्राहक के हाथ में पहुंचाने के लिए आप क्या क्या प्रक्रिया करते हैं, उसके लिए क्या क्या खर्च करते हैं। और उसके पश्चात व्यापार को संचालित करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस धन को वसूल करने या धन को कलेक्शन करने में हमको क्या क्या खर्चे करने पड़ते हैं। और हमारे पास कुछ स्थायी संपत्तियां होती है, जिसमें भवन है, भूमि है, फर्नीचर है, मशीन है। अगर हम कंटिन्यूस उसका बिजनेस में उपयोग लाते हैं तो उसके उपयोग लाने से उसके मूल्य में कमियां होती है, खर्चे निकल आते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस लगता है, वो सब हमारे कहाँ आएंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आएंगे। इसके अलावा अगर अदर आ जाता है, अगर हमने अपने ग्राहकों को स्वल्पाहार नाश्ता आदि करवा दिए हैं, या किसी को दान दे दिए हैं, हमारा माल चोरी हो गया है या आग लग गया है, ऐसा कोई भी अदर इनकम, या किसी स्थायी संपत्ति को बेचने से हानि हो गई है, तो उन सबको अपन क्या लिखते हैं? अन्य में लिख करके डेबिट में लिखेंगे। और प्राप्त इनकम में आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इसके अलावा प्राप्त ब्याज, प्राप्त कमीशन, प्राप्त किराया, प्राप्त बट्टा, विनियोग से आय, डूबत ऋण संचय। तो जो अदर कोई भी इनकम होगी उसको आप क्या करेंगे? या किसी संपत्ति को बेचने से लाभ भी हो सकता है तो उसको भी क्रेडिट मिलेगा।
फिर दोनों का अंतर निकालोगे, डेबिट साइड में कम आएगा वो नेट प्रॉफिट होता है, और क्रेडिट साइड में डिफरेंस अमाउंट आता है तो इसको नेट लॉस कहते हैं, और इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बैलेंस शीट बना करके बताऊंगा कि किस प्रकार से बनाया जाता है। तो बच्चों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से क्या ले सकते हैं, या आप मुझे सलाह भी दे सकते हैं, और जो वीडियो चाहिए उससे रिलेटेड आप सब्जेक्ट देंगे तो मैं आपको उससे संबंधित आपको वीडियो दे सकता हूं। नमस्कार बच्चों।